नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम देखने वाले हैं फिर से सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाली सीटेट दिसंबर 2022 के लिए, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो गणित और विज्ञान विषय दोनों के अंदर ही मैथ्स और बायो से संबंधित यानी विज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले दे चुके थे, अब ये सेकंड पार्ट है और अब आगे आप कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आप कंटिन्यू इसके वीडियो मिलते जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आज के सेकंड पार्ट की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक वस्तु X का द्रव P और Q में डूब जाती है लेकिन द्रव R में तैरती है, तो इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो एक वस्तु है जिसको यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ उसे एक्स से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और ये जो वस्तु है ये द्रव P और Q में डूब जाती है लेकिन R में तैरती है, तो इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक्स का घनत्व P के घनत्व से अधिक है, एक्स का घनत्व R के घनत्व से निम्न है। सी नंबर वाला कथन है P का घनत्व R के घनत्व के बराबर है और P का घनत्व R के घनत्व से यहाँ पर भिन्न है। तो देखिए, वस्तु जब डूब जाती है तो जो डूबने वाली वस्तु होती है निश्चित रूप से उसका घनत्व ज्यादा हो जाता है जिसमें वो तैर रही है या डूबती है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर x जो है वो हमारे लिए पानी है या किसी भी प्रकार का कोई तरल पदार्थ है, और यहाँ पर PQ जो है वो जब इसमें डूब जाती है ना, x जो है वो द्रव PQ में डूब जाती है, तो PQ यहाँ पर द्रव है और एक्स यहाँ पर पानी ना मान करके कोई वस्तु मान लेते हैं। थोड़ा सा ये गलत हो गया था स्टार्टिंग में समझने में, है ना। और ये PQ द्रव के अंदर जो है डूब जाती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x है जब PQ के अंदर डूब जाती है तो इस x का जो घनत्व होगा वो यहाँ पर ज्यादा हो जाता है इन दोनों की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि x का जो घनत्व है वो ज्यादा है यहाँ पर PQ की अपेक्षा। अब आगे देखिए, लेकिन द्रव R में तैरती है परंतु X जो है वो R में तैरती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो X होगा उसका घनत्व जो है वो R की अपेक्षा कम है, तो इसीलिए वो उसके अंदर तैर रही है। तो यहां पर देखिए, R जो है वो एक ऐसी वस्तु है या ऐसा द्रव है या कुछ भी माध्यम मान लीजिए जो जिसका घनत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो हम इसे क्रम में लिख देते हैं कि R का घनत्व सबसे ज्यादा है ना, और फिर उसके बाद में x का घनत्व होगा इससे कम, और फिर जो है x का जो घनत्व होगा वो P और Q की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा है। तो अब देखिए, यहाँ पर x का घनत्व जो है वो P के घनत्व से अधिक है, तो बिल्कुल x का जो घनत्व है वो P के घनत्व से यहाँ पर अधिक है। x का घनत्व R के घनत्व से निम्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का घनत्व R के घनत्व से निम्न है, और P का घनत्व R के घनत्व के बराबर है। तो P का घनत्व R के घनत्व के बराबर नहीं है, ये हमारे सामने यहाँ पर हमें दिख रहा है। P का घनत्व जो है वो R के घनत्व से भिन्न है, तो बिल्कुल हम यहाँ कह सकते हैं कि P का जो घनत्व होगा वो R के घनत्व से भिन्न है, मतलब कि अलग अलग है, R का ज्यादा है P का कम है। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन, दूसरा कथन और ये कथन सत्य है और ये इसमें गलत आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इनसे विकल्पों को देखना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है क्या निष्कर्ष इसमें से निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें A, B और D वाला जो हमारा उत्तर बनता है विकल्प नंबर 2, वो इसमें हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, काफी घुमाया फिराया, है ना, पर जब हम बात को समझते हैं तो बिल्कुल हम उस बात को अच्छे से समझ जाइएगा, है ना। जो डूबती है उसका घनत्व ज्यादा रहेगा और जिसमें वो डूब रही है या जिस द्रव होगा जो भी माध्यम होगा उसका घनत्व निम्न हो जाता है उसकी अपेक्षा। बस आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक विटामिन पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर विटामिन जो है दो प्रकार से हम इनको वर्गीकृत करते हैं, एक जो होता है जल में घुलनशील, है ना, और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होते हैं B और C होते हैं, और वसा में घुलनशील हमारे जो है A है ना,
डी है, ई है और के है, ये विटामिन जो होते हैं ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार से हम इनको यहाँ पर वर्गीकृत कर देते हैं। अब प्रश्न ने हमसे पूछा कि जो वसा में घुलता है, तो मतलब बी सी जो है वो तो आपका उत्तर सीधा सीधा यहाँ पर बी और सी तो क्रॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ वसा में घुलने वाले की बात इसमें की गई है। तो अब आपके पास में बचता है ए और यहाँ पर विटामिन के। तो यहाँ पर आप 50-50 तो कर ही चुके हैं। अब 50 बच रहे हैं, यानी कि दो विकल्प बच रहे हैं। अब दोनों को थोड़ा सा भी आप जानकारी रखते हैं तो ए जो होता है वो आंखों के लिए होता है, साथ में त्वचा के लिए होता है, और विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक होता है, यानी कि इसकी कमी होती है तो रक्त का थक्का देरी से बनता है ना। तो ये हमारे ब्लड से संबंधित जिम्मेदार हो जाता है विटामिन के। अब बचता है सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक ही विकल्प, और वही हमारा इसमें उत्तर हो जाता है विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण जो है नीचे बैठ जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी होता है? अवसादन, भारण, संघनन या फिर आसवन। तो हम इसे सीधे सीधे समझते हैं। अवसादन इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जहां पर वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण जो है नीचे बैठ जाया करते हैं, और है ना, तो इसे हम अवसादन या सेडिमेंटेशन भी कहते हैं, है ना। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न होता है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, है ना, मतलब कि ये वापस पुनः उसमें नहीं आ सकते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। सिर्फ एक ही दिशा में इन्हें परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ए जो है इसमें किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक क्रिया हुई और ये पदार्थ बी में कन्वर्ट हो गया, तो बी से ए में ये नहीं आ पाएगा, एक ही दिशा में ये चलेगा, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। और बी यहाँ पर कथन कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन होते हैं परंतु सभी के अंदर अवस्था में परिवर्तन आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे बल्ब का जलना या बल्ब का बंद होना, तो बल्ब की कोई अवस्था में यहाँ पर बदलाव नहीं हो पा रहा, फिर भी एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना या किसी वस्तु का काटना भी भौतिक परिवर्तन है, परंतु उस पदार्थ की जो अवस्था है हमेशा नहीं बदल सकती, मतलब कि हर भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदले ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक जो है वो तो बिल्कुल सत्य है, दूसरा यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ए सत्य है और बी यहाँ पर असत्य है ना। तो विकल्प नंबर 1 इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरने के लिए मदद नहीं करते? तो यहाँ पर जो मदद नहीं करते वो हमें इसमें देखना है। तो देखिए, पौधों के अंदर जल जो वनस्पति होती है इनके अंदर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, इस प्रकार के अनुकूलन इनके अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो वृंत एवं तनों में वृहत नलियां होती है। तो वृंत और तने के अंदर जो वृहत नलियां होती हैं, तो ये गुण जो है पौधों को तैरने में मदद नहीं करेगा। जैसे बड़े बड़े रोम छिद्र होना, है ना, एयर सैक होना, तो ये मदद करता है जिससे कि पौधा जल में तैरता रहे, प्लवक के रूप में तैरता रहे। पत्तियों पर मोम की परत होना, ये पौधों को पत्तियों के लिए जली पादपों का एक अनुकूलन होता है जो जल में पत्तियों को सड़ने से बचाता है, साथ में तैरने में मदद भी करता है। और सी यहाँ पर देखिए, पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती, ये भी ये मदद नहीं करेगा। और पत्तियों के अंदर जो है तना और अंगुलीनुमा प्रवर्ध या फीते जैसे होते हैं, तो ये जो टेंटेकल्स इनके अंदर होते हैं, तो ये भी पौधों को जो होते हैं तैरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए और जो हमारा बी है ये तो मदद करते हैं, परंतु यहाँ पर जो ए है और सी है ये मदद इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ए और सी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा, विकल्प नंबर 1। चलिए, अगला हमारा प्रश्न आ जाता है। यदि आपने प्रश्न और विकल्प को एक साथ ना देखा हो तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कर रहा हूं इसको इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्षण चुंबक का भंडारण करते समय निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती है ना। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो प्रकार के क्षण चुंबक होते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। ये मान लीजिए कि एक हमारे पास में क्षण चुंबक है और ये हमारे पास में दूसरा यहाँ पर क्षण चुंबक है ना। क्षण चुंबक जो होते हैं ऐसे क्षण के आकार के होते हैं। इसमें एन एस यहाँ पर है, इसमें मैं उल्टा लिख रहा हूँ एस और एन, मतलब मैंने थोड़ा सा विपरीत प्रकार से रखा है क्योंकि हमें इनका भंडारण करना है, इनको सुरक्षित रखना है। इसके लिए क्या सावधानी यहाँ पर रखना है? क्षण चुंबक के युग्मों को इस प्रकार से भंडारित करना चाहिए कि उनके असमान ध्रुव एक और हों। तो देखिए, यहाँ पर एन है तो इसमें मैंने एस लगाया है इधर। और क्षण चुंबक के युग्मों को एक लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। क्षण चुंबक के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़े से जोड़ना चाहिए
और उपरोक्त सभी। तो देखिए हम चुंबक को जब भंडारित करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इन दोनों चुंबक के बीच में हम एक लकड़ी का टुकड़ा भी रखते हैं। ये एक सावधानी होती है, लकड़ी का यहाँ पर टुकड़ा हो गया और इसके सिरे पर यहाँ पर एक नर्म लोहे का टुकड़ा और इधर इस सिरे से नर्म लोहे का टुकड़ा, ऐसे इन सिरों पर रख दिया जाता है। इस प्रकार से चुंबक को रखा जाता है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उसका चुंबकत्व गुण उसमें नष्ट ना हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उपरोक्त सावधानियां बताई जा रही है तीनों ही प्रकार की, वो बिल्कुल यहाँ पर इसी क्रम में हम उनको रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है और वाई का स्त्राव करती है, जेड में भंडारित होता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई और जेड क्रमशः क्या हैं? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, यहीं से आपको हिंट मिलती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो हमारा यकृत होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जो कि लगभग 1-1.5 किलो वजन का आकार इसका वजन होता है और ये वाई का स्त्राव करती है और जेड में भंडारित होता है वाई जो है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। तो एक्स से यदि आप पहचान गए तो आप थोड़ा सा और आपको हिंट मिलती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यकृत पित्तरस अग्नाशय, अग्नाशय अग्नाशय रस पित्ताशय, यकृत पित्तरस पित्ताशय, अग्नाशय अमाशय रस या अमाशय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हमारा ग्रंथि यकृत है और पित्तरस का विस्तार करती है जो पित्ताशय में जाकर के यहाँ पर स्टोर होता है। तो यहाँ पर ये हमारा इसमें उत्तर बन जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है यहाँ पर, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर जीवों को उनकी पोषण पद्धति के साथ में हमें मिलान करना है। तो मैं यहाँ विकल्पों पर बाद में जाऊंगा, पहले हम मिलान कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर स्वपोषी को मिलान करना है, जीव इधर दे रखे हैं। तो स्वपोषी जो होगा वो यहाँ पर शैवाल होगा। शैवाल जो होता है स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है क्योंकि एक प्रकार का ये पादप के अंदर भी आता है। और यदि हम बात करें यहाँ पर प्राणी संभोजी की, तो प्राणी संभोजी के अंतर्गत आता है यहाँ पर अमीबा, ऑप्शन दूसरा। और परजीवी में हम कह सकते हैं कि अमरबेल एक प्रकार का पौधा होता है जो दूसरे पौधों पर अपना जीवन यापन करता है, इसी कारण से परजीवी पौधा भी इसको कहा जाता है। और मृतजीवी की बात करें तो छत्रक जो मशरूम होता है, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मृतजीवी पौधा होता है क्योंकि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगता है। तो इसी कारण से यहाँ इसका ये रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम मिलान कर देंगे। अब इसमें हम यदि विकल्पों को देखें तो इसमें पहला विकल्प जो है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, यही हमारा इसमें विकल्प का उत्तर भी बन जाएगा। फर्स्ट विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, रासायनिक अभिक्रिया A+B और इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एक पदार्थ में परिवर्तित हो रहे हैं सी के अंदर, और ए, बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? तो देखिए जब हम दो पदार्थों के बीच में क्रिया करवाते हैं तो वो पदार्थ यहाँ पर क्या तत्व होते हैं, दोनों या दोनों यौगिक होते हैं। एक यौगिक हो सकता है, एक तत्व हो सकता है। इस प्रकार से चार विकल्प घुमा फिरा करके यहाँ पर दिए जा रखे हैं। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पदार्थ हम यहाँ पर A+B के रूप में ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और इससे जब पदार्थ C बन रहा है तो C के बारे में यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो देखिए ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तत्व भी हो सकते हैं, इसी के साथ में ये यौगिक भी हो सकते हैं, यौगिक प्लस यौगिक भी यहाँ पर हो सकते हैं। और ये जो है यौगिक होगा ही, यदि तत्व होंगे तो भी यौगिक होगा, यौगिक होंगे तो भी यौगिक होगा। तो यहाँ पर ए, बी तत्व या यौगिक हैं या फिर सी एक यहाँ पर यौगिक होगा। विकल्प 4 जो होगा वो इसमें सही उत्तर इसका रहेगा। आगे देखिए, वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं करता वह है। वस्तु का आकार, प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी, प्रकाश स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति और वस्तु का रंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो रंग रहता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण निर्भर नहीं करता है, बाकी अन्य सभी कारकों पर यहाँ पर निर्भर करेगा। तो फोर्थ विकल्प इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर ABCD सूचक हैं जो अम्ल और क्षारकों में निम्न परिवर्तन यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अम्ल और क्षारकों में क्या ये परिवर्तन करते हैं? तो A, B और C, D ये कुछ सूचकों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं, तो हमें पहचानना है। अब इसके लिए आप विकल्पों की मदद लेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्हें समझने के लिए आपके लिए विकल्प को देखना जरूरी है।
तो देखिए विकल्पों में यहाँ पर गुड़हल का फूल, हल्दी, नीला लिटमस, लाल लिटमस और फिनाफ्थलीन वगैरह दे रखा है। तो आपको ये भी जो विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, इसका अम्ल पर क्या प्रभाव होता है, इसका क्षार पर क्या प्रभाव होता है, लाल लिटमस का अम्ल पर क्षार पर क्या प्रभाव होता है, गुड़हल का फूल का क्या प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अम्ल क्षार के जो सूचक होते हैं उनका अम्ल और क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि उनकी जानकारी आपको है तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर एकदम सही यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी के रूप में जो हमारे सूचक रहेंगे, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे उत्तर को लिखता हूं। तो यहाँ पर यदि हमारी हल्दी होती है तो हल्दी की अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि हल्दी की क्रिया जब अम्ल से होती है तो अम्ल में ये किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाती है, जबकि क्षार के अंदर इसका रंग जो है वो थोड़ा सा भूरा लाल हो जाया करता है। दूसरे बी की बात करें तो बी के अंदर हमारा रहेगा यहाँ पर फिनाफ्थलीन, और फिनाफ्थलीन जो होता है ये अम्ल में रंग परिवर्तन इसका, यानी कि अम्ल में किसी प्रकार का इसका रंग नहीं दिखाई देता है, या रंगहीन ही रहता है, जबकि क्षार के साथ में इसकी क्रिया होती है फिनाफ्थलीन की, तो गुलाबी रंग यहाँ पर देता है। और यहाँ पर यदि हम लाल लिटमस की बात करें तो लाल लिटमस जो है अम्ल में किसी प्रकार का रंग नहीं दिखाएगा, और क्षारक में ये नीला रंग दिखाता है। और इसी के साथ में हम गुड़हल के फूल की बात करें तो डी यहाँ पर हमारे लिए रहेगा गुड़हल का फूल, और गुड़हल का जो फूल रहता है वो अम्ल में गहरा गुलाबी रंग देता है, जबकि क्षार में ये हरा रंग देता है। तो इस प्रकार से हल्दी, फिनाफ्थलीन, लाल लिटमस और गुड़हल का फूल जो कि यहाँ पर होंगे विकल्प नंबर 4 में, हल्दी, फिनाफ्थलीन, लाल लिटमस और गुड़हल का फूल, ये हमारे यहाँ पर सूचकों का नाम रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको पहचान लेंगे। आगे अगला हमारा प्रश्न आता है, यहाँ पर पी क्यू आर एस 4 धातुएं हैं और इनके द्वारा जो अवलोकन नोट की जाते हैं वो हमें देखना है। तो अवलोकन को देखें तो पी और एस और क्यू क्रमशः उनकी लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है, यानी कि पी और एस को क्यू उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है। तो जो हमारी धातुएं होती हैं उन धातुओं की हम सक्रियता सूची को देखते हैं, श्रेणी को देखते हैं, तो उसमें क्यू जो होगा वो ऊपर रहेगा, है ना। क्यू कोई धातु है पर उसका नाम यहाँ नहीं दिया रखा है, तो क्यू जो है वो हमारे लिए पी और एस के ऊपर रहेगा, क्योंकि उस श्रेणी में जो ऊपर आती है वो धातु नीचे वाले को अपने से विस्थापित कर सकती है, अपने उसके लवण से हटा सकती है। तो यहाँ पर जो क्यू रहेगा वो पी और एस दोनों को विस्थापित करता है, तो क्यू यहाँ पर ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्यू ऊपर हो गया। अब आगे पढ़ना है, तो एस और आर को पी क्रमशः उसके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है, यानी कि एस और आर को पी, तो यानी कि यहाँ पर आर जो है वो भी इसके नीचे मान सकते हैं, पी जो है ये ऊपर हो गया एस और आर की अपेक्षा। इसके साथ में आर को केवल एस उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है। देखिए मैंने एस को ऊपर लिख लिया क्योंकि मैंने ये कथन देख लिया था पहले, तो यहाँ पर मैंने एस को ऊपर रखा आर से, यानी कि आर जो है वो सबसे यहाँ पर कम सक्रिय होगा, उससे ज्यादा सक्रिय एस होगा, उससे ज्यादा सक्रिय ये होगा, और यही इनकी यहाँ पर श्रेणी बनेगी सक्रियता के लिए, और जो सक्रियता होगी वही हमारी क्रियाशील धातुएं भी कह सकते हैं। तो देखिए ये सबसे फर्स्ट नंबर पे क्रियाशील है, ये दूसरे नंबर पे क्रियाशील है, थर्ड नंबर की क्रियाशील धातु और ये फोर्थ नंबर की क्रियाशील धातु होगी, है ना। तो ये इनका क्रम रहेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है। अब आपके सामने यहाँ पर विकल्प है और ये हमने सक्रियता श्रेणी बनाई है, तो इससे हमारे लिए यहाँ दूसरे नंबर की धातु की बात इसमें की गई है। तो दूसरे नंबर की जो धातु हमारी यहाँ पर रहेगी वो इसमें रहेगी, सबसे फर्स्ट में क्यू है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर इसमें रहेगी धातु पी, है ना, जो कि यहाँ पर एक सिर्फ हिंट के रूप में नाम इसका दिया है, धातु का नाम तो इसमें दिया नहीं है, तो इसे एक संकेतिक रूप से यहाँ पर लिखा है। तो फर्स्ट विकल्प जो होगा पी इसमें उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण के एक ही गोली कांच की गेंद से काटे गए हैं, लेकिन अवतल दर्पण का द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है और उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब वो एक ही गेंद से काटे गए हैं, इस प्रकार से एक को बनाया उत्तल और एक को बनाया यहाँ पर अवतल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक उत्तल है और एक यहाँ पर अवतल है, दो इस प्रकार के यहाँ पर दर्पण है, और इनकी फोकस दूरी जो है उसके विषय में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात रहेगी, दोनों की फोकस दूरी जो होगी
वो समान होगी। क्यों? क्योंकि जो दर्पण काटे गए हैं उनकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो यहाँ पर एक ही होगी, है ना। तो फोकस दूरी जो होगी दोनों की समान होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती है, मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंगे परिवर्तित नहीं हो सकती या ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए, ध्वनि के तरंगों के संदर्भ में जो सत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि मानव जो होता है उसकी जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हुआ करती है, और यहाँ पर हमें दे रखा है 15,000 हर्ट्ज, है ना, यानी कि 15,000 कंपन प्रति सेकंड। तो मानव वो ध्वनि सुन सकता है, यह इसमें सत्य होगा क्योंकि 15,000 इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा सत्य कथन के रूप में। अगला प्रश्न आता है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है उसे हमें देखना है। चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न होता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक समान होती है। तो तीसरा यहाँ पर गलत होगा, जो कि हमारा उत्तर बनेगा, क्योंकि पूर्णिमा जो होती है उस पूर्णिमा पर चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं आता है। पृथ्वी जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाया करती है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा जो होता है उसमें होता है चंद्र ग्रहण, है ना। और यदि अमावस्या की बात करें तो अमावस्या यदि पूर्णिमा की जगह अमावस्या होता तो अमावस्या पर चंद्रमा जो है वो बिल्कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और तब होता है सूर्य ग्रहण। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये कथन इसमें सत्य नहीं है। आगे अभिकथन दे रखा है, यहाँ पर किसी विद्युत सर्किट के लघुपतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। तो जल से बुझाएंगे नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें आग लगती है, तो उसे जल से नहीं बुझा सकता, क्योंकि जल से बुझाने वाला जो है उसको भी खतरा हो सकता है, वो विद्युत की चपेट में आ सकता है, करंट की चपेट में आ सकता है। तो इसलिए जल से नहीं बुझाएंगे। तो ये तो यहाँ पर हो जाता है इसमें सीधे सीधे गलत। अब यदि हम बात करें दूसरे इसके कारण की, तो जल जो होता है वो ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जल जो होता है वो किसी ज्वलनशील वस्तु के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो जैसे हम किसी लकड़ी जल रही है, लकड़ी होती है, उसमें पानी डाल देंगे, गीली हो जाएगी, तो लकड़ी पहले एक सामान्य ताप पर जल सकती थी, परंतु अब वो गीली हो चुकी है तो उसका ज्वलन ताप जो है वो और ज्यादा हो सकता है ना। तो निश्चित रूप से ज्वलन ताप यहाँ पर प्रभावित हो जाता है जल के माध्यम से। तो यहाँ पर ये गलत है और ये दूसरा इसमें सही है, और यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का उत्तर बनता है वो इसमें यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ए असत्य और आर सत्य है। अगला प्रश्न होता है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को पहचानना है। आसुन कथन दे रखा है, उच्च अंतःस्त्रवण दर की मृदा की निम्न जल धारक क्षमता होती है, और दूसरा कथन यहाँ पर दे रखा है, उच्च अंतःस्त्रवण दर की मृदा का निम्न वातन होता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन इसमें सत्य होगा? क्या S1 सत्य है और S2 असत्य है, या फिर S1 असत्य है S2 सत्य है? दोनों ही सत्य है, दोनों ही असत्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि S1 कथन सत्य है और S2 जो होगा वो असत्य होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानव में युग्मों में पाई जाती है, यानी कि जोड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां, जिनमें दोनों साइड में, जैसे कि एक ग्रंथि इधर है तो दूसरी ग्रंथि इस प्रकार से, तो दोनों ग्रंथियां जोड़ों में पाई जाती है। ऐसी ग्रंथियों को यहाँ पर हमें देखना, अधिवृक्क अवटु ग्रंथि या थायराइड जिसे कहते हैं, अग्नाशय अंडाशय पीयूष ग्रंथि अवटु ग्रंथि। तो यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि और जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये यहाँ पर जोड़ों के अंतर्गत पाई जाती है ना। और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, इसके द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होता है, जिसे हम कभी कभी लड़ो एम उड़ो या फ्लाइट एंड फाइट के नाम से भी जानते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो होती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है, स्रावित होता है। तो दोनों ही ग्रंथियां यहाँ पर युग्म जोड़ों के रूप में रहती है। अगला प्रश्न आता है, लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब जो है घट जाता है। यानी कि हम सिर के ऊपर यदि सीधे सीधे, जैसे हमारा सिर है और इसके ऊपर हम यदि
एक कपड़े की गोल रोल बना करके इस प्रकार से रख लेते हैं, जिसे हम अपने क्षेत्रीय भाषा में कुछ नाम देते हैं, जैसे चोमली वगैरह बोल सकते हैं इसको, है ना। और इसके ऊपर हम वजन रखेंगे तो हमें वजन कम लगेगा। तो ये जो है हमारे जो वजन है वो सीधे एक बिंदु पर यदि लगता तो ज्यादा वजन लगता, परंतु हमने क्षेत्र बढ़ा दिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर दाब जो है उसका प्रेशर जो होगा वो हमारे लिए घट जाएगा। तो संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से यहाँ पर दाब जो होता है वो घट जाता है। आगे देखिए, y द्वारा x को आवेशित किया जाता है और x जो आवेश प्राप्त करता है वो y के विपरीत है, तो आवेश का प्रक्रम यहाँ पर हो सकता है। तो जब हम y के द्वारा x को आवेशित करते हैं, यानी कि ये y है, यहाँ पर x है, तो इसमें यदि मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है तो इसमें नेगेटिव आवेश, यहाँ पर विपरीत आवेश जो है वो उत्पन्न हो रहा है या वो आवेश इसको मिल रहा है। तो आवेश का प्रक्रम यहाँ पर क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण या प्रेरण होगा। तो देखिए ये जो घटनाएं होती हैं ये घर्षण में भी देखने को मिलती है और प्रेरण के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। जैसे घर्षण में स्थिर वैद्युत घर्षण जो होता है उसके कारण भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं या किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं तो उसमें आवेश जो उत्पन्न होता है उसके विपरीत दूसरे वस्तु में होता है। जैसे हम कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो बाल में उस कंघी के अंदर आवेश होगा और वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो कागज के टुकड़े में एक अलग प्रकार का आवेश होता है कंघी के आवेश से। तो इस प्रकार से ये प्रेरण के अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाता है घर्षण या प्रेरण। अगला प्रश्न आता है, विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम के सामाजिक रचनात्मक प्रारूप के साथ निम्न में से कौन सा संरेखित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर संरेखित जो नहीं होगा उसे हमें देखना है। तो विद्यार्थी आधिकारिक स्रोतों एवं आपस में सहयोग करते हैं जिससे वे विश्वसनीय वैज्ञानिक व्याख्याओं पर पहुंच सके। दूसरा है, विज्ञान का प्रतिपादन परिघटनाओं के सत्यभाषी व्याख्याओं के रूप में किया जाता है जिन्हें तर्क वितर्क के द्वारा समझा जा सकता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवों एवं परिघटनाओं के अनुभवों को साझा करते हैं। और फोर्थ, विज्ञान का प्रतिपादन एक तथ्यों या नियमों के सिद्धांतों को समूह के रूप में किया जाता है जो मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए ये प्रश्न जो है थोड़े से बड़े बड़े हैं, यहाँ पर पेडागोजी के प्रश्न। विकल्प को देखें तो प्रश्न नहीं दिखता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा भी करेंगे तो फिर आपको दिखने में दिक्कत होगी, है ना। तो थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर बड़े हैं तो मैं थोड़ा सा सीधे सीधे यहाँ उत्तर को टिक करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये प्रश्न ही इतना बड़ा है और आप प्रश्न को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और फिर हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को विद्युत के सुचालक और कुचालकों के संकल्पना का पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो दोनों पदों की परिभाषाएं बताने से शुरुआत करते हैं, फिर प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह बैटरी और एक अन्य के एक खुले विद्युत परिपथ के दो सिरों को सेफ्टी पिन जैसे सुचालक पदार्थों से जोड़कर किया जा सकता है और बल्ब जल उठता है। दूसरी तरफ वो प्लास्टिक के स्केल जैसे कुचालक पदार्थ रखते हैं, उससे परिपथ पूरा नहीं होता, बल्ब भी नहीं जलता। और वह विद्यार्थियों को बारी बारी अपने डेस्क पर बुलाते हैं और इन्हें स्वयं इसकी पुष्टि करने को कहते हैं। तो एक जांच उन्मुख नजरिए से आप बताइए कि आप इस उपगम को कैसे मूल्यांकित करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ विद्यार्थियों को इतना बताने से यहाँ पर जो है जांच को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा जो उपागम होगा ये प्रभावशाली उपागम नहीं रहेगा, जांच के उपागम को बढ़ावा देने के लिए। चलिए थर्ड विकल्प बनेगा इसके अंदर उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर यहाँ पर है, एक कक्षा 8 की शिक्षिका पाती है कि उसके छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही कि मेज जैसी निर्जीव वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित कर सकती है। भाप जाती है कि यह मुश्किल बाद में उन्हें एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभिलंगी प्रतिक्रिया बल की संकल्पना को समझने में दिक्कत पैदा करेगी। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं जमीन पर रखी होती है निर्जीव वस्तुएं वो भी एक बल आरोपित करती है और ये बच्चों को समझाने के लिए सबसे अच्छा यहाँ पर मदद संकल्पना को समझने के लिए हम जमीन पर रखे स्प्रिंग को दबाने को कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ये पता लगेगा कि वस्तुएं किस प्रकार से बल लगाती है ना। तो दूसरा विकल्प बन जाता है इसके अंदर यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परकशील है कथन की सही व्याख्या करता है। तो विज्ञान यहाँ पर परकशील है कथन की सही व्याख्या, विज्ञान विकासशील है, विज्ञान पूर्वानुमान है, विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि, विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसरित होता है। तो यहाँ पर विज्ञान विकासशील है, ये फर्स्ट विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्न में से एक कठिनाई नहीं है जिसे आप विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक में
दिए गए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख व्याख्या से यहाँ पर संबंधित करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रिविमी परिघटना, त्रिविमी परिघटना का द्विविमी में चित्रण, और दूसरा यहाँ पर है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सापेक्ष गतियों, मध्य दूरियों की समझ, और थर्ड है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान, और फोर्थ यहाँ पर है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के सापेक्ष आकारों की, हमें थोड़ा सा प्रश्न जो है वो इसमें यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा पहचान। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाठ गति और समय आरंभ में शिक्षिका अपने छात्राओं को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व को समझाना चाहती है और इस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन से क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त हैं? विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई को मापते हैं और निष्कर्ष साझा करते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अपनी कक्षा की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें शिक्षिका अपने छात्रों की दूरी को मानक इकाइयों के महत्व को समझाना चाहती है, और इसके लिए यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त क्रियाकलाप इसमें कौन सा रहेगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं विद्यार्थी अपनी कक्षा में लंबाई ज्ञात करने के लिए कक्षा की लंबाई मापते हैं कदमों से और अपने निष्कर्ष को साझा करते हैं। दूसरा है विद्यार्थी अपनी कक्षा की लंबाई ज्ञात करने के लिए मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। थर्ड है विद्यार्थी मीटर पैमाने की तुलना में 12 इंच के पैमाने से उपयोग करते हैं और लोग उनको नोट करते हैं। और यहां पर अगला हमारा विकल्प आता है इसके अंदर, विद्यार्थी अपनी कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई का इंच में आकलन करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए यहां पर फर्स्ट विकल्प जो होगा, विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई नापते हैं और अपने निष्कर्ष को साझा करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर है गति और समय। तो गति और समय आरंभ करने के लिए फर्स्ट विकल्प जो होगा वो एक सर्वाधिक उपयुक्त क्रियाकलाप यहाँ पर रहेगा। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करता है? विज्ञान के नियमों की खोज पहले हुई और उनके प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बाद में हुए। विज्ञान एक वृत्तांत खुले सिरे का अनुसंधान है, जबकि प्रौद्योगिकी सामान्यतः लक्ष्य अभिमुख है। और थर्ड आता है, प्रौद्योगिकी उन्नत उपकरणों के उपयोग की ओर इंगित करता है, जबकि विज्ञान अधिकांशतः सैद्धांतिक है। विज्ञान प्राचीन मानव सभ्यता का भाग है, जबकि प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत आधुनिक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य में जो अच्छे संबंध की व्याख्या करता है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। विज्ञान एक वृत्तांत अनुसंधान है, जबकि प्रौद्योगिकी सामान्यतः लक्ष्य अभिमुख है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों का अंकुरण कर रहे हैं और उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूखे बीज लिए और उन्हें भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रोपा। उन्होंने देखा, मापा और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की। इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कई कौशलों की आवश्यकता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न स्तंभ 1 में दे रखे हैं और उनके कौशलों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमें इनके कौशलों से इनका मिलान इसमें करना है। तो इसके लिए हम कौशलों का मिलान जो है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है, ये यहाँ पर अवलोकन करने के वाले कौशल में शामिल हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं? तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक परिकल्पना हो जाएगी, और बीजों के परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए, है ना। तो यहाँ पर चित्र बनाने की जो बात हम करेंगे तो ये एक संप्रेषण हो जाता है, और प्रेक्षणों के आधार पर आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा यदि हम जल की मात्रा दुगुनी कर दें? तो ये एक पूर्व अनुमान यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से इन कौशलों का मिलान हम इसके अंतर्गत यहाँ पर कर देंगे, और इसके लिए हमारा जो विकल्प दूसरा होगा वो इसमें बन जाएगा उत्तर।
चलिए, प्रश्न थोड़ा सा देखने में परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, एक जांच अभिमुख कक्षा में जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षक भौतिक रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है, निम्न में से कौन सा चरण अन्य से पूर्व आएगा। यहाँ पर शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की परिभाषा देता है, उसका अर्थ समझाता है। दूसरा है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को समझाते हैं और अनेक उदाहरण देते हैं। और थर्ड आता है यहाँ पर, शिक्षक छात्रों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं, उनकी समानता विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं। और फोर्थ है, शिक्षक एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं और छात्रों को अभिकारक एवं उत्पादों की पहचान करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जांच अभिमुख कक्षा में यहाँ पर ये चरण अन्य से पूर्व आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है। तो यहाँ पर हमें देखना है उस वांछनीय लक्षण को। हमें सख्ती से एक देश एक पाठ्य पुस्तक नियम का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को लिखने की वास्तविक प्रक्रिया में केवल कार्यशील वैज्ञानिकों को सम्मिलित करना चाहिए। थर्ड, पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। और फोर्थ, व्यक्तियों के तथा एनजीओ से पाठ्य पुस्तक को लिखवाना निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये यहाँ पर एक वांछनीय लक्षण होगा। दोस्तों, यहाँ पर आज जो 30 प्रश्न हमने लिए थे विज्ञान विषय के, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।